हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ पर कि हमने मैटर से लेकर के और कहाँ तक बात कर ली थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के जितने नियम थे वो हमने पढ़ लिए थे अच्छे से। होपफुली आपको सारे लॉज समझ में आ गए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। ओके, एक बार मैं आपको दोबारा से लॉज आपके रिवाइज करा देती हूँ, फिर आज हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने कौन कौन से लॉज पढ़े थे? आपका सबसे पहले आ रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप क्या कह रहे हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्य है वो ना तो नष्ट हो रहा है ना ही उत्पन्न हो रहा है, यानी मैटर जो हो रहा है ना तो उसको क्रिएट किया जा रहा है और ना ही वो किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, तो ये आपका क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो इस नियम का पालन करती है। ठीक है, अलग से उसको बताया नहीं जाता या कुछ ऐसा कैटलिस्ट या फिर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं अप्लाई की जाती है, बल्कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, स्वतः से हो रही है, तो वो इस लॉ का पालन करेगी, या हम कहेंगे जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ होंगे उनका पालन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाएगा। सेकेंड हमने क्या बोला? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे आप कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। वो नियम आपका क्या कह रहा था कि कोई भी आपका जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें जितने उसके क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स आप बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। साथ ही आप उसको क्या बोल सकते हैं, अवयवी घटक, यानी जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना हुआ है। ओके, तो उनके भार का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। स्थिर भार का अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। ओके, थर्ड आपने क्या पढ़ा था? मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ था, उसमें आप क्या कह रहे थे? जब आपका दो एलिमेंट मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जिनमें आपका जो एक एलिमेंट है उसका जो भार होगा, एक एटम का भार आप फिक्स कर देंगे, तो जो दूसरा एटम होगा उसका दोनों जगह का जो भार का अनुपात होगा वो सिंपल होल नंबर्स में होता है या छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। ऐसा आपने पढ़ा। नेक्स्ट आपका क्या आया था? गैसियस लॉ आया था, जहां पर आपने क्या बोला था कि गैसियस लॉ आपको क्या बताता है? एक तो ये गैसियस स्टेट के लिए होगा, जितने भी आपके क्या हैं गैसेस हैं उनके लिए ये क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका गैसेस हो रही हैं, या तो वो उत्पन्न हो रही हैं या फिर बन रही हैं, या आप क्या कहेंगे कि दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो जो उनका आयतन होगा, ठीक है, वो भी सिंपल नंबर्स के रूप में होगा। ओके, फिफ्थ लॉ आपका क्या कह रहा था? व्युत्क्रमानुपाती का नियम या रेसिप्रोकल लॉ, जहां पर आप क्या कहते हैं कि जब आपके क्या हो रहे हैं, A प्लस बी, आपने एक एग्जांपल लिया था कि दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं और वो फिर कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, इस तरह से फिर उसी सेम एक कंपाउंड से या एटम से दूसरा कोई एटम मिल रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है, कोई नया एटम बन रहा है। जैसे हमने क्या कहा था, A प्लस बी आपस में मिलकर के आपका ए बी बना रहा है, वहीं C प्लस बी मिलकर के आपका सी बी बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के ये कंपाउंड बना रहे हैं, वहीं ये दोनों मिलकर के ये कंपाउंड, तो ये आपका सेम एटम आ रहा है दोनों जगह, और हम क्या मान लेते हैं, इसका भार भी दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में अगर आप A प्लस सी करते हैं तो ये क्या बनाएगा, AC बनाएगा। तो आप कहते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात होगा भार का, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए भार का जो अनुपात होगा A और C का, इन दोनों के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वो अनुपात क्या होगा, इन दोनों के जो यहाँ पर अनुपात हो, ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ क्या किया जाएगा, अभिक्रिया कराई जाएगी, तो उस अनुपात के या तो इक्वल होगा, या तो ये अनुपात और ये अनुपात इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, आपका किसी नंबर के मल्टीपल के रूप में होगा, और वो नंबर कैसा होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी आपका जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 3 जो पूर्ण संख्या है या होल नंबर्स हम कह रहे हैं, उसके रूप में। ओके, तो ये आपने 5 नियम पढ़े थे। साथ ही हमने लास्ट क्या पढ़ा था, एवोगैड्रो का लॉ पढ़ा था, जो किसके लिए था, गैस के लिए था, जो कि क्या कहता था, आपकी जितनी भी गैसेस हैं जब उनका वॉल्यूम क्या किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है,
या आप कह सकते हैं कि सेम वॉल्यूम की जो गैसेज हैं उनको अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाए तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स जो है वहां पर, यानी मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो वहां पर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी सभी गैसेज की। ओके, तो आप वहां से क्या निकाल रहे थे आपका, क्योंकि वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा था आपका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हम कह रहे थे। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स आपका कहाँ से निकलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बता देता है। ठीक है, अगर हमारा गिवन मास W है और मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/M हो जाएगा। यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और आपका K4 एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, K4 N हमने लिख लिया है, ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब N की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपका क्या आएगा, V इज इक्वल टू K4 W/M ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K4 W/V। ओके, और W/V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू K4 इंटू D, और या आप क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, डेंसिटी। ठीक है, तो यानी उस गैस का जो क्या होगा, आणविक द्रव्यमान होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, वो उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया था, एवोगैड्रो के नियम से आया था। तो इतने लॉज हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी थी। हमने कहा था कि जो आपका मैटर या एटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जहां पर आपने बोला कि जो आपके भारतीय फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कणाद कात्यायन, उन्होंने जब एटम की क्या रखी, अवधारणा रखी, उन्होंने बोला कि जो आपका ये मैटर है वो कुछ तो आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बन रहा होगा और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। ठीक है, फिर कात्यायन ने क्या कहा कि ये एटम अभी फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे। ठीक है, इनको कुछ तो जरूरत होगी, तो ये किसी से भी रिलेशन बनाएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, यानी ये कंपाउंड या आयंस की फॉर्म में रहेंगे लेकिन अपनी फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, ये कात्यायन ने बोला। देन उसके बाद आपके ग्रीक फिलोसोफर आए डेमोक्रिटस, जिन्होंने क्या बोला कि हमारा जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उन छोटे पार्टिकल्स को उसने क्या बोला, एटम बोला। इन सब की अवधारणाओं को, और मेनली जो डेमोक्रिटस की क्या थी अवधारणा थी, उसको लेकर कौन चले, डाल्टन चले, और उन्होंने क्या बोला कि जो आपका एटम उन्होंने नाम दिया है वो सही कहा गया है उनके द्वारा। ठीक है, डेमोक्रिटस ने जिसको एटम बोला है वो एटम है कहाँ पर, मैटर में, और वो कैसा होगा, स्मॉलेस्ट भी होगा यानी सबसे छोटा होगा, अभी उससे छोटा कुछ नहीं हो पाएगा, उससे छोटा कुछ नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स कि वो इनडिविजिबल हो जाएगा, यानी अविभाज्य कण हो जाएगा, उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे या वो फर्दर डिवीजन में आगे नहीं जाएगा। ऐसा किसने कहा, डाल्टन ने कहा। तो उसके अलग अलग पॉस्टुलेट आए जिसमें उसने क्या कहा, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, एटम्स नाम दिया गया। ठीक है, इनडिविजिबल मेन है, डाल्टन ने इनडिविजिबल बोला था इसको। सेकंड, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी एक ही एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे, यानी समान होंगे उनके गुण। जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन आपका कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें सारे एटम, जब आप एलिमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ रहे थे तब आपने क्या बोला कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, यानी इसमें सारे एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे। क्योंकि ये सारे एटम आपके हाइड्रोजन के ही होंगे तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे और समानता दिखाएंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा आपका, उसके बाद एटॉमिक साइज सेम हो जाएगा, अदर देन दीज प्रॉपर्टीज, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, तो आइडेंटिकल हो जाएगा नेचर में। फिर इसी में उसने क्या बोला कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, यानी दो एलिमेंट है अलग अलग, तो उनके एटम एक दूसरे से डिफर करेंगे, यानी जो हाइड्रोजन का एटम है, अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूं तो ये किससे मिलकर के बन रहा होगा, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बन रहा होगा। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के एटम से अलग हो जाएगा,
तो क्या कह रहे हैं, आपका एक एलिमेंट में जो भी एटम्स है वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन वहीं जो अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे तो उनके एटम्स भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करेंगे। थर्ड उन्होंने बोला कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी आपका जो क्या होता है, कोई कंपाउंड बन रहा होता है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनके जो एटम हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे आपने बहुत छोटा एग्जांपल लिया था वाटर का, और वाटर के एग्जांपल में आपने क्या बोला था कि वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और ये किस तरह से कंबाइन होती है, आपकी हाइड्रोजन के 2 एटम लगते हैं और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो अभी इस वाटर को किसी भी मेथड से आप बना लीजिए, किसी भी सोर्स से ले लीजिए, आप रिवर से ले लो, पॉन्ड से ले लो, ग्लेशियर से ले लो, वेपर के रूप में ले लो, हर जगह जब आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे वाटर के तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का होगा, तो इनका रेशियो हमेशा यही रहेगा 2:1 का रेशियो। ओके, ऐसे ही जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन आपका क्या होगा, 1 होगा, मतलब कार्बन के 1 एटम जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के आपके कितने जुड़ेंगे, 2 एटम, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:2 का होगा। अगर आप इस रेशियो में चेंज कर देंगे तो आपका कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, एक ही जगह आप 2 ले लेंगे तो ये आपका वाटर नहीं रहेगा, अभी ये क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। तो किसी भी कंपाउंड में डाल्टन ने क्या कहा कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम होते हैं, ये एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो एटम है वो फिक्स्ड रेशियो में एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तभी वो कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आपकी होगी वहां पर आपका कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है वहां पे, या रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे आपने बोला H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना रहे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वो वाटर कैसे बन रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे अलग अलग एटम्स के रूप में थे, ये एटम यहाँ डिस्ट्रॉयड नहीं हुए या समाप्त नहीं हुए, ना ही इनके अलावा कोई और एटम यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ आपके 2 एटम थे हाइड्रोजन के, यहाँ भी 2 ही हैं, यहाँ ऑक्सीजन के आपके 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 आ गए। तो आपने क्या कहा, कोई एटम ना तो समाप्त हुआ ना ही उत्पन्न हुआ, बल्कि क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, यानी वहां पर बॉन्डिंग हुई होगी। वो बॉन्डिंग का टाइप पर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम बॉन्ड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर, और क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, रीअरेंज किया है, उन्होंने अपने स्थान को परिवर्तित किया है, इस तरह से अरेंज किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो सके और कंबाइन होकर के क्या बना सके, वाटर का मॉलिक्यूल बना सके। ओके, तो इस तरह से इतने पोस्टुलेट डाल्टन ने दिए थे, तो होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। 1808 में उन्होंने क्या किया था, एक पब्लिश की थी अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। अभी आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आगे जाके ये थ्योरी गलत साबित होगी, ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना है। इसमें से इनडिविजिबल पार्ट आपका हट जाता है, जहां पर क्या आप कहेंगे कि जो आपका एटम है उसको डिवाइड कर पाएंगे, और जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा था किस किस में डिवाइड करेंगे आप उसको, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद जब एटम के बारे में हमने पढ़ लिया तो अभी एटॉमिक मास आता है, यानी जो आपका एटम है यानी परमाणु है, उसमें जितना भी द्रव्य लगा है उसको बनाने में, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अभी आपने क्या बोला कि वो एटम बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि उसे आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे, तो इतनी छोटी चीज का मास कितना होगा, वो भी बहुत छोटा होगा। ओके, ऐसा हम बोलते हैं। और हमने क्या कहा था कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे बहुत पहले से, तो वहां पर हाइड्रोजन को लाइटेस्ट एलिमेंट माना था, और उसी के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चीज का मास देखते हैं तो किसी की तुलना की जाती है। जैसे अगर हम किसी शॉप पे गए और हमने क्या बोला कि हमें 1 किलो कोई चीज चाहिए, तो क्या करता है, अगर आपके पास उसके पास मैनुअल अगर बैलेंस है तो वहां पर क्या करता है, 1 किलो का बाट रखेगा वो एक साइड, उसके रिस्पेक्ट में या उससे रिलेट करके वो 1 kg आपको सामान देता है। उसको नहीं पता कि 1 kg एक्चुअली है कितना, वो सिर्फ उस बाट
उससे रिलेट करके उससे तुलना करके कंपेयर करके आपको 1 किलो सामान दे देता है। तो एटॉमिक मास में भी रिलेटिव मास लिया जाता था, तुलना की जा रही थी। तो सबसे पहले बोला गया कि हाइड्रोजन चूंकि आपका सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का तत्व है, तो इसको क्या कहेंगे कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 रख लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आगे बहुत सारी क्या हुई, डिस्कवरीज हुई केमिस्ट्री में, तो जो आपका कार्बन का आइसोटोप था C12, उसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया, और उसके रिस्पेक्ट में क्या लिए गए, सबके एटॉमिक मासेस लिए गए। तो उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया और उसको रिलेटिवली उसके रिलेशन में या उससे कंपेयर करके आप क्या करेंगे, अब एटॉमिक मासेस को पढ़ेंगे। ओके, तो एटॉमिक मासेस आपके एक्चुअल आते नहीं है क्योंकि वो बहुत अलग अलग उसमें होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया तो 1.0078 AMU जो आपका एटॉमिक मास यूनिट, इसकी यूनिट ली गई थी। बाद में इस AMU को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, U में, जो कि क्या था, यूनिफाइड मास के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो U की यूनिट में जैसे हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल जब सामान ले रहे हैं तो किलोग्राम में ले रहे हैं या ग्राम में ले रहे हैं, तो ग्राम और किलोग्राम उसकी क्या है, यूनिट है। वैसे ही एटॉमिक मास के लिए AMU लिया गया, बाद में उसको U यानी यूनिफाइड मास के रूप में लिया गया। ओके, तो इतनी चीजें पढ़ ली थी। जैसे आपका ऑक्सीजन का होता है 15.995, तो एवरेज मास यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मास आपका क्या होता है, जैसे किसी किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाएंगे तो सबका मास अलग अलग होगा, तो उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता जो होती है उसके आधार पर उनका एवरेज मास कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो कि क्या होगा फिर, अगर कहीं पर भी आपको मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूलर मास कैलकुलेट करना है तो वहां पर आप उस एवरेज एटॉमिक मास का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 15.995 लिया है, तो आप जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, 16 लेते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन का 1.0078 लिया गया है, तो जब भी हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 1 लेते हैं या कहीं कहीं पर 1.008 ले लेते हैं। ओके, तो AMU से कहां पर आ गए थे हम, यूनिफाइड मास पर आ गए थे, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास आपका हो गया था। एवरेज एटॉमिक मास को आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन विल कम आउट, जैसे कार्बन के आपके अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन 12 जो होगा उसको उसकी आपेक्षिक बाहुल्यता से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या करेंगे उसमें जो आपका C13 वाला आइसोटोप है उसको उसकी बाहुल्यता से मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या करेंगे, जो C14 वाला है उसको उसकी बाहुल्यता से मल्टीप्लाई करके और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12.0011, यानी आप कार्बन का मास कितना लेते हैं, 12U लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्या आ जाता है, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। तो जब भी अब आप कार्बन को कहीं पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल का या फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं, तो वहां पर कार्बन का मास कितना लेते हैं, 12U लेते हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जितने भी आपके प्राकृतिक रूप से आपके तत्व पाए जा रहे हैं वो अपने अलग अलग समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि सबका द्रव्यमान क्या होगा, समस्थानिक या आइसोटोप्स आपको क्या बताते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाता है, हर किसी के केस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक ही एलिमेंट अलग अलग एटॉमिक मास दिखा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा आइसोटोप यहाँ पर यूज हुआ है। तो वहां पर एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। तो हर एलिमेंट के केस में क्या होता है आपका, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक मास मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए मास यूज हुआ है, एटॉमिक मास, वो एक्चुअली है क्या, उसका एवरेज एटॉमिक मास। ओके, इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान जिसको कहा जाता है। Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. ठीक है, तो आपका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास में क्या टर्म आ रही है, मॉलिक्यूल आ रही है। तो मॉलिक्यूल आपका क्या था, जब आप कह रहे थे कि मैम
एक से ज्यादा एटम आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके किसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या फॉर्म हो रहा था, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था। जैसे आपने हम बताया कि क्या वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, ये है जब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब हम वाटर को एज अ कंपाउंड ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे H2O मिलकर के वाटर बनाएंगे, ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इन सारे मॉलिक्यूल में क्या होगा, H2O इस तरह से होगा, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल में आपके क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे और आपका एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। आपको याद होगा जब हम एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ रहे थे तो आपने कंपाउंड में क्या बोला, वाटर कंपाउंड है आपका, कि वह सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, यानी सब में आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और ये सारे आपस में मिल रहे हैं, तब आप वाटर का कंपाउंड बना रहे, ओके। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास में एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। इस एक मॉलिक्यूल में आपका क्या है, एक ऑक्सीजन है और 2 आपके क्या हैं, हाइड्रोजन। ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। 2 आपके हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसी का मास हमने कैलकुलेट करना है। इसका मास कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन का मास ले लेंगे, एक एटम का मास, उसमें ऑक्सीजन के एटम के मास को प्लस करेंगे और उसमें हाइड्रोजन के मास को प्लस करेंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। और इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो से एक ही एलिमेंट के एटम से जितने नंबर्स में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा जो एलिमेंट है उसके साथ प्लस कर देंगे। यानी अब आपका क्या हो जाएगा, अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O करते हैं इज इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है, आपका एक ही एटम है, तो एटॉमिक मास इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 12। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 1.0078 आपने बोला, तो आप अप्रोक्स 1 ले लेते हैं। कार्बन का आपने 12.02 के आसपास निकाला था, तो आप 12 ले लेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 प्लस 12 आपका, सॉरी 16, ऑक्सीजन का आपका 16 है, कार्बन का है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का पूछा गया है तो ऑक्सीजन का आपका 16 आता है, 2 इंटू 1 करेंगे, 2 प्लस 16 आपका कितना आ जाएगा, 18। और जैसे हमने बोला था ये किस में आएगा, आपका U में आएगा, तो 18U हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ओके। जल्दी से नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट आपका एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH4, मीथेन आपका होता है, ठीक है। तो जैसे आपने कार्बन का भी कैलकुलेट किया था, इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर mm लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो समझ जाना कि यहाँ पर एक ही एटम आ रहा है, ठीक है, प्लस चूंकि यहाँ पे 4 एटम्स आ रहे हैं आपके हाइड्रोजन के, तो 4 से आप इसको गुणा कर देंगे, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, ये आपका किसके लिए आ गया, मीथेन के लिए, ओके। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपका,
16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप एवरेज कर लेंगे 16। ओके, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, तो यानी आप क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं उन सबके एटॉमिक मास को प्लस करेंगे, और आप क्या बोल रहे हैं, उस एलिमेंट के कितने एटम वहां पर प्रेजेंट हैं उस बात पर निर्भर करेगा कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, जैसे H2O के केस में हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या था कि वहां पर 2 एटम जुड़ रहे थे हाइड्रोजन के। ओके, ऑक्सीजन का एक ही एटम था, इसीलिए हमने डायरेक्ट 16 ले लिया था। या फिर हम क्या बोल रहे थे कि आप ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही आएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास में सारे एटम्स को क्या किया, सारे एटम के जो मास थे उनको टोटल कर दिया था, फॉर्मूला मास में भी आप वही करते हैं। लेकिन फॉर्मूला मास आपका कहता है कि जैसे मॉलिक्यूल आपका सेट था एकदम, कि आपका H2O इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल आपके मिल रहे थे, फॉर्मूला मास में आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जहां पर कि उसके जो एटम्स होंगे वो आयंस के रूप में होंगे। ठीक है, और आयंस के रूप में होंगे तो उनका त्रिविम एक संरचना बनती है, वहां पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर कि आपका सिंपल NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो आपका एक Na आपके 6 Cl एटम से या आयन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टाइप की वहां पे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और आप क्या कहते हैं वहां पर कि हमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। ओके, सो सम सब्सटेंसेस such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. Okay, constituent unit क्या हो गया, जैसे वहां पर हम molecules कह रहे थे कि H2O के same molecules के रूप में आपको क्या मिल रहा है, H2O का compound मिल रहा है। In such compounds पॉजिटिव क्या होगा, Na पॉजिटिव में निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शिफ्ट करता है किसकी तरफ को, क्लोरीन की तरफ को। एंड निगेटिव क्लोराइड आयन, क्लोराइड अपनी तरफ को खींचता है तो उस पर निगेटिव आ जाता है। एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, और क्या करते हैं आपका, इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 Na plus ion is surrounded by 6 Cl ion. ओके, यही बताया मैंने आपको कि जो आपका एक Na होगा वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा होगा, और वाइस वर्सा आप क्या बोल सकते हैं कि आपका एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिर रहा होगा। द फॉर्मूला सच इज NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as a सिंगल एंटिटी। ओके, तो आपको क्योंकि कोई भी फिक्स एंटिटी नहीं मिल रही है वहां पर, या आप क्या कह रहे थे, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट नहीं मिल रहा है, जैसे हमें H2O के केस में मॉलिक्यूल मिल रहा था, तो इसीलिए आप वहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के लिए मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, NaCl होता है आपका, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा उसमें आप क्लोरीन का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23.0 U और आपका क्लोरीन का होता है 35.5, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 58.5। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिफाइड मास के रूप में आप इसको लिखेंगे। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, जिसमें कि आप मोलैरिटी, परसेंटेज ऑफ मोल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। तो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर मास में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करनी है, जिसमें उसके सारे एटॉमिक मासेस दिए गए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, जहां पर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं देखने को। ओके, तो वहां पर आपको एटॉमिक मास भी लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। देन वो आपका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास वही होता है। ओके,
तो एवरेज एटॉमिक मास आपको लर्न हो जाएगा। तो आप किसी भी, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए, तो आप एटॉमिक मास से, उस एवरेज एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास और आपका एवरेज मास कैलकुलेट कर लेंगे। होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।